सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अबाउट ग्रुप वन ऑफ सीए इंटर। तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है एंड द क्रक्स और द फंडामेंटल सेम ही रहेंगे, बट क्योंकि अब सब्जेक्ट्स चेंज हो चुके हैं तो एक बेसिक प्रिपरेशन का डिफरेंस आ जाएगा। बिकॉज अब थ्योरी और द प्रैक्टिकल वो अलग अलग हो गए हैं। सो मैं आज बात करने वाला हूँ कैसे आप ग्रुप वन में 70+ स्कोर कर सकते हैं वेरी इजीली। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अब तो एग्जाम पेपर्स भी कम हो गए हैं। तो पहले मैं ग्रुप वन की बात करता हूँ जिसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं आपके अकाउंटेंसी, लॉ और टैक्स। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ जो अकाउंटेंसी है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और टैक्स भी एक प्रैक्टिकल है। हाँ, जीएसटी में थोड़ा थियोरेटिकल ज़्यादा आ जाता है, लेकिन मैं इनको तब भी प्रैक्टिकल मान के चलता हूँ बिकॉज मैक्सिमम पार्ट लाइक 60 से भी ज़्यादा परसेंट दोनों में आपको लिखने का ही आएगा, मतलब सॉल्विंग का आएगा, और लॉ आपका थियोरेटिकल हो गया। तो अब मैं इसको इस बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो पहली चीज़ हम अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इनसे एक शॉर्ट मार्क्स का पेपर आता है और ये इनका क्वेश्चन ना सॉल्व करना आसान होता है। बहुत छोटा क्वेश्चन होता है और आपका टाइम काफ़ी सेव होगा एएस के क्वेश्चंस में। बिकॉज एएस लिखो, एएस के नाम याद होने चाहिए। एएस लिखो पहले और फिर थोड़ा सा एक कीवर्ड होते हैं जैसे क्वालिफाइंग एसेट, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, वो लिखो। बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है जैसे मॉड्यूल में वो लिखते हैं। आपको बस थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखना है वो वर्ड्स को, कीवर्ड्स को लेके, और फिर कैलकुलेशन करनी है। अमाउंट के नंबर होते हैं, कोई किसी और चीज़ के नंबर नहीं होते। आप अमाउंट लिखो, अमाउंट मैच होंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये बात हो गई अकाउंट्स की। अकाउंट्स में बाकी स्कोरिंग रहता है अकाउंट्स, और आप फंडामेंटल्स अपने क्लियर करके चलो बिकॉज अमलगेमेशन और इन सब में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इन सब को आपको क्लियर करके रखना है। बाकी एएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ। बाकी ये लॉ, तो लॉ जो है ना, लॉ से सबसे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन लॉ में एक सबसे अच्छी बात ये होती है आईसीआई कभी भी ना लॉ में वो ऊपर नीचे नहीं करता। लॉ में सबसे ज़्यादा स्कोर आता है, जबकि सबसे ज़्यादा डर भी इसी से लगता है बिकॉज लॉ में ना कभी भी ट्रिकी पेपर नहीं आता। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा। आप पुराने पेपर्स देख लीजिए, आप देखेंगे कभी भी बहुत हाई लेवल का नहीं आया। लॉ में कभी भी टेस्ट नहीं करता आईसीआई, इसलिए शायद फाइनल से भी लॉ हटा दिया। तो लॉ में ये नहीं आप हल्के में ले लें इसे, बिकॉज लॉ को अच्छे से आप जितनी बार रीड करेंगे ना, इसके प्रोविजंस और सेक्शन नंबर याद करना, तो आई थिंक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं लिखना, और नहीं आता तो बस लिख दो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, एज पर दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, बस इतना लिख दो। अगर नहीं आता तो गलत मत कोट करो। और ऐसा नहीं है कि भाई बैठ के याद कर रहे हैं, वो भाई नहीं हो रहे, मतलब हो जाए तो ठीक है, लेकिन लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे ऑडिट कमेटी की लिमिट्स। और मेरे को भी याद नहीं है यार, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, मतलब आप समझ गए ना वो सारी लिमिट्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी अब आ जाते हैं टैक्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टैक्स में क्या रहता है ना, सबसे ज़्यादा बच्चों का टैक्स में डूबता है। तो टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टैक्स को ना 2 पार्ट्स में करते हैं, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, है ना। इनकम टैक्स क्या है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है, कैलकुलेशन ही आपको करनी रहेगी। आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप सोचो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्पीड के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये सोचो कि वही क्वेश्चन हिट हो जाएंगे, एग्जाम में ही नहीं होगा। एग्जाम में आपके फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा, वो आपके अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आप उनको कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। लेकिन जो प्रैक्टिस है वो राइटिंग के लिए, वरना आपको पेपर ही पूरा नहीं होगा अगर आपको राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस जो है ना वो राइटिंग के लिए करनी है। बाकी मतलब राइटिंग मतलब प्रैक्टिस करनी है राइटिंग के लिए, तो स्पीड के लिए। और बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ का कैसे ट्रीटमेंट होता है। टीडीएस और टीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लो टीडीएस और टीसीएस में 6 से 8 नंबर आपके फ्री क्यों जाते हैं, बिकॉज वो 2-2 नंबर के आते हैं टीडीएस, और वो बहुत ईजी होते हैं। बस आपको लिखना है 194 दिस, और नीचे बस थोड़ा सा लिखना है, बहुत आसान होते हैं और बहुत नंबर मिलते हैं। और रेसिडेंशियल में भी काफ़ी नंबर मिलते हैं बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन आता है और काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है वो, तो वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं। जीएसटी थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें ज़्यादा आईसीआई, इसमें ज़्यादा
बहुत टफ नहीं बनता है पेपर, मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे टाइम पे भी नहीं था। इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, और कितने लाख पर रजिस्ट्रेशन होता है, नहीं होता है, कौन सी स्टेट में होता है, बस ये थोड़ा बेसिक्स याद रखो। या फिर आरसीएम किस पे लगता है, किस सर्विसेज पे नहीं लगता है, ये सब थोड़ा सा याद करना पड़ता है, लेकिन ये आसान से हो जाता है। इंटर में मैंने देखा इतना है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो ये सब चीज़ें हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो MCQ। MCQ ही आपको बचाएंगे, MCQ ही एग्जामेशन लाएंगे। जो भी कर सकते हैं वो MCQ को कर सकते हैं, मजाक से हटके। मेरे ऑडिट में 27 आए थे MCQ में, 30 में से सोचो आप। मेरे EISSA में 48 आए थे टोटल, लेकिन MCQ में पता है 23 आए थे। मतलब मेरे MCQ ने ही एग्जामेशन लाई है, मेरी हर चीज़ में एग्जामेशन MCQ की वजह से ही आई है। और टैक्स में भी आई थिंक 25 अबव थे मेरे, 73 थे मेरे टैक्स में, जिसके अंदर मेजर क्वेश्चन जो था MCQ का ही था। MCQ का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपको 50+, 40+ से 60+ और 70+ लाने में। तो MCQs आपको प्रैक्टिस करना है, और कहीं ना कहीं आपकी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, तो MCQs हिट हो जाएंगे। लेकिन एक बार ICAI बोस पोर्टल पे, बोस नॉलेज पोर्टल पे आप जाके ICAI की MCQ देख सकते हो। कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं है MCQ में, MCQ वहीं से करो सीधा। क्वेश्चंस के लिए आपके जो टीचर आपको देते हैं क्वेश्चन बैंक, वो रेफर कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके ICAI मॉड्यूल से ही होने चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा ICAI मॉड्यूल से क्वेश्चन करो, प्रीवियस से क्वेश्चंस उठा लो। अगर लेकिन इंटर वालों का टाइम काफ़ी होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो, मेरे टीचर के क्वेश्चन देखो, और है ना, तो इससे एक प्रैक्टिस हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।